गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल बारन। मेरा नाम है विशाल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सामाजिक विज्ञान। पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान का हमारे अतीत भाग सेकंड का भाग फर्स्ट, ठीक है, जिसका नाम है हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। मतलब हजारों वर्षों के दौरान जो टाइम निकलता गया उसके अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस हुए हमारे भारत में, हमारे इतिहास में, उसके बारे में हम जानकारी इस चैप्टर में लेंगे। जिसमें मानचित्र दे रखे हैं सबसे पहले तो, जिसमें अलग अलग भूगोलवेत्ता आते हैं जिन्होंने भूगोल के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने यहाँ पर दो मानचित्रों के बारे में बताया गया है। जैसे कि फर्स्ट मानचित्र में बताया गया है अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में इसको बनाया था। जहाँ जो नक्शा दिया गया है वो उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र सेकंड जो नेक्स्ट पेज पे है वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 ईस्वी में उसे बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं। उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी है, जैसे कि उत्तर प्रदेश को कन्नौज बोला गया है। मानचित्र सेकंड पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। ये नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारे में ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपने समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। यहाँ पे जो अलग अलग भूगोलवेत्ता हैं उन्होंने जैसे जैसे समुद्र के रास्ते ट्रेवल किया उसके अनुसार उन्होंने जो जो देखा गया वो एक नक्शे पे बनाते गए। तो अलग अलग भूगोलवेत्ताओं ने अलग अलग ही तरीके से अलग अलग रास्ते पर जो यात्राएं की थी, तो उसके अनुसार उन्होंने अलग अलग नक्शे बना दिए। जैसे कि अभी बताया गया है, मैंने आपको बताया कि जो दक्षिण भारत था वो उसे आज हम उत्तर भारत में देखते हैं। तो उस टाइम पे जो 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 भूगोलवेत्ता आया होगा उसने जो दक्षिण भारत है उसे हमारे वहाँ पर उत्तर भारत के टाइम पे समझ लिया होगा। वो इधर नीचे नहीं आया होगा तो उसे पता नहीं चला कि दक्षिण भारत में भी कुछ ज़्यादा है। तो उसने उस भारत को दक्षिण भारत के अकॉर्डिंग मानचित्र पर दर्शा दिया। लेकिन जब हम भीतरी इलाकों पर नज़र डालें तो क्या इनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में गंगा के मार्ग में दिखे। इसे किस तरह से दर्शाया गया है, इस मानचित्र और तटीय भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरों और बारीकी के जो अंतर है आपके ख्याल में उसका कारण क्या है, ये जरूर आ रहा होगा। तो ये हम आगे देखेंगे। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक का मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। नई और पुरानी शब्दावली, अलग समय के साथ साथ कुछ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थ के साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं। कई राजा महाराजाओं ने अभिलेखों के थ्रू अपने बारे में बताया गया था। अभिलेख जहाँ अलग अलग जगह से अलग अलग राजाओं के अभिलेख मिले हैं, उन पर उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके द्वारा उनके टाइम पे उन राजाओं के समय पे चलने वाली जो प्रथाएं हैं उन सब हमें अभिलेखों से पता चलता है। ये अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख वो होते हैं जो बड़े बड़े चट्टानों पर लिखे हुए होते हैं, उनकी भाषा में, अलग अलग भाषाओं में। अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं होती थी तो वो अपनी अपनी भाषाओं में चट्टानों के ऊपर अपने बारे में लिखवा दिया करते थे कि जिससे आने वाली पीढ़ी को उनके बारे में पता चले। तो उसे हम अभिलेख बोलते हैं। और ये भाषाएं भी समय समय के साथ बहुत बदली है। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। ये भिन्नता सिर्फ व्याकरण और मध्य शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ में भी बदलाव आते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए, आज हम इसे आधुनिक राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहले हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था, यह इंपॉर्टेंट है। मिनाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। उसने
इस शब्द को राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। जैसे कि उस टाइम पे जो हमारा भारत का जो पूरा क्षेत्रफल था उसमें जो सबसे सेंटर में था दिल्ली, उस उन सभी इलाकों का सेंटर माना जाता था दिल्ली, और दिल्ली का जो राजा था वो पूरे हिंदुस्तान का राजा माना जाता था। तो दिल्ली के अंतर्गत जो जो राज्य आते थे, जो जो क्षेत्र आता था, उस सब क्षेत्रों को मिलाकर मिन्हाज सिराज ने हिंदुस्तान नाम दे दिया। सल्तनत के प्रसार के लिए साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। मिन्हाज सिराज ने तो सबसे पहले किया था, फिर उसके बाद किसी को ध्यान नहीं रहा इस शब्द के बारे में, और फिर उसके बाद जब बाबर आया तो बाबर ने इस शब्द का यूज़ किया हिंदुस्तान शब्द का। किसके लिए? भारत के महाद्वीप के लिए, उपमहाद्वीप जिसे हम बोलते हैं। उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए जैसे विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही लीजिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो, उसे हम विदेशी बोल देते हैं। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति हो, चाहे वो दूसरे राज्य का ही क्यों ना हो, उसे भी हम विदेशी बोल दिया करते थे। समाज या संस्कृति का अंग न हो, विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जाता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। इतिहासकार और उनके स्रोत। अब हम पढ़ेंगे इतिहासकारों के बारे में अलग अलग, और उनके जो स्रोत हमें प्राप्त हुए हैं, उन्होंने जो जो लिखा है उसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। इतिहासकार किसी युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या हो इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा होगा। पिछले जो 7th क्लास में आप होंगे तब आपने पढ़ा होगा गुप्त वंश के शासकों के बारे में और हर्षवर्धन के बारे में। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी के लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी ऐसी बातें मिलेगी जो पिछले युग से वैसे ही चली आ रही है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। जैसे इतिहासकार जो अलग अलग इतिहासकार हमें इतिहास के बारे में बताते हैं, वो उनको कहाँ से, कभी सोचा आपने कि उनको कहाँ से नॉलेज मिलती होगी उस बारे में कि वो हमें बता सके? तो वो खोजते हैं अलग अलग सिक्के, जिनमें राजा महाराजाओं के द्वारा जो अलग अलग सिक्के चलाए जाते थे, उनके द्वारा जो शिलालेख लिखे जाते थे, जिसे उन्हें बताया अभिलेख पत्थरों पे जो लिखवा देते थे। स्थापत्य कला, खंभों के ऊपर जो अपने बारे में, अपने युद्धों के विजय के बारे में बता देते थे, अपनी राजगद्दी के बारे में बता देते थे, अपने राज्य में उन्होंने क्या क्या परंपराएं चलाई उनके बारे में बता देते थे। तो वो उनको खोजते रहते हैं, उनको उनके बारे में अध्ययन करके, स्टडी करके वो हमें बताते हैं कि हमारा इतिहास ऐसा था। पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न भी हैं। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक,
जनमठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है, क्योंकि वो अलग अलग भाषाओं में लिखे रहते थे। अलग अलग भाषाओं में लिखे रहते थे, तो आज के जो इतिहासकार हमारे थे, नए इतिहासकार रहते हैं, उनको वो पुरानी भाषाओं को समझने में बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि उनको पता नहीं था कि ये लिखा क्या हुआ है, क्योंकि उनको ये तो कि बहुत लंबे समय बाद भाषाओं में बदलाव आया है लंबे समय के साथ। तो जो बहुत ज़्यादा पुराना समय है, उस भाषा को आज के इतिहासकारों को समझने के लिए बहुत कठिनाई होती है। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक या नकलनविश हाथ से ही पांडुलिपियों को प्रतिकृति बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है, तो आप जानते होंगे कि ये कार्य इतना आसान नहीं होता है। ये भी सही बात है। कभी आपने स्कूल नहीं गए होंगे और आपका काम छूट गया होगा, आपने कोई होमवर्क नहीं किया, तो फिर आपने आपके फ्रेंड की हेल्प ली होगी, उसके नोट्स लिए होंगे, तो नोट्स से आपने नकल करी होगी, कॉपी किया होगा, तो आपको परेशानी तो आई होगी उसकी लैंग्वेज को, उसकी राइटिंग को समझने में कि इसने लिखा क्या है। तो इसी तरीके से इतिहासकारों को भी पुरानी लैंग्वेज को समझने में बहुत प्रॉब्लम आई थी। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज में ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ मोटे मोटे लेकिन एकदम सटीक आंसर आप नहीं दे पाते होंगे। क्यों नहीं दे पाते होंगे? फिर आप सोच लेते होंगे, अरे इसने ऐसी डिज़ाइन बना रखी है, लो मैं भी ऐसी डिज़ाइन बना देता हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इसलिए वो इतिहासकार भी एक अंदाज़ा लगाते थे कि उन्होंने पुराने जो इतिहासकार थे उन्होंने क्या लिखा होगा। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। कोई शब्द कोई वाक्य सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल प्रति पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए एक कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। क्योंकि एक जो मेन प्रतिलिपि थी पहले, उसको उसके बाद वाले इतिहासकार ने पढ़ा तो उसने उसको देख के कुछ और बोल दिया उसके बारे में। फिर उसके बाद जो नया इतिहासकार आया तो उसने देखा तो उसने कुछ और बोल दिया, उसने कुछ और बोल दिया। तो ये ऐसे सब ने उसकी प्रतिलिपि की कॉपी करी, तो सब कॉपीज़ मिलके जो मेन कॉपी थी, जो ओरिजिनल कॉपी थी, वो कहीं गुम हो गई, वो किसी को मिलती नहीं कि ओरिजिनल में बात क्या थी। सब ने अलग अलग बात बोल दी कि पहले ये हुआ था, इतिहास में ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो सब कन्फ्यूज़न हो गया कि रियल में हुआ क्या था। तो इसीलिए तो आज ये प्रॉब्लम आई है कि समझ नहीं पा रहे हैं कि इतिहास में रियल में हुआ क्या था। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। ये पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। मतलब जो उसने पहली बार 1356 में लिखा था ग्रंथ, वो तो किसी को मिला ही नहीं। उसके बाद जो ग्रंथ लिखा उसको पढ़ के उसी को पढ़ के जो हमारे इतिहासकार थे, नए इतिहासकार आए, उन्होंने पहले वाली घटनाओं के बारे में गेस कर लिया कि हाँ पहले ये हुआ होगा, वो होगा, और जब वो बाद में मिला तो वो सब गलत था। अब इसके आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।